ओके, लेट्स कंटिन्यू विद डायरिया। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एक्यूट डायरिया डिस्कस कर रहे थे, क्रोनिक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसकी मैनेजमेंट आज हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि IMNCI क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। तो मुझे आप अब बताओ चैट के अंदर कि कैसे आप क्लासीफाई करते हो डायरिया को उसके ट्रीटमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू IMCI क्लासिफिकेशन। 3 कैटेगरीज होती है ना। देर इज़ डायरिया विद नो डिहाइड्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सबसे पहले तो दो चीज़ें आपने उसमें देखनी होती हैं, ड्यूरेशन एंड ब्लड। ठीक है, यस, सही बताया आपने। ठीक है, इफ़ देर इज़ ब्लड तो इसको आप क्लासीफाई करोगे डायसेंट्री, उसकी अलग ट्रीटमेंट है। इफ़ देर इज़ ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन इज़ मोर देन 14 डेज तो आप उसको क्रोनिक कर दोगे क्लासीफाई, एंड उसका फिर आगे अलग आता है। इफ़ द ड्यूरेशन इज़ लेस देन 14 डेज एंड देर इज़ नो ब्लड तो आप उसको कहोगे दिस इज़ एक्यूट डायरिया। अब आपने इसको क्लासीफाई करना है बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसको फातिमा ने बताया बिल्कुल ठीक। नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। तो आपने लुक यानी कि एग्जामिनेशन पे क्या चीज़ें देखनी है, 4। लुक फॉरवर्ड, हाँ बताओ। किसी को नहीं याद? देर इज़ जनरल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड, उसकी आइज़ देखनी है। थर्ड, स्किन पिंचिंग, राइट। और फोर्थ, ऑफर अ ड्रिंक या थर्स्ट आपने उसकी देखनी है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने नहीं भूलनी बिल्कुल भी। अच्छा, अब इसको हम देखते जाते हैं। बिहेवियर, सम और सीवियर की बात करेंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो देर इज़ नो डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली। ठीक है। और अच्छा, सम के अंदर कैसा होगा आइज़, और सीवियर के अंदर कैसी होंगी? इफ़ देर इज़ नो डिहाइड्रेशन देर इज़ टीयरफुल या शाइनी आइज़ जो होंगी ना, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको वाटर से नज़र आएगा, और शाइनी आइज़ होंगी। इफ़ देर इज़ सम और सीवियर डिहाइड्रेशन, दोनों में जो है वो संकन आइज़ होंगी, संकन और संकन। बिहेवियर, नो में तो एक्टिव चाइल्ड होगा, प्लेफुल होगा। सम में सम में इरिटेबल चाइल्ड होगा। ठीक है। और सिवियर में लिथार्जिक या सेमी कॉन्शियस या कोमाटोस हो सकता है। ठीक है। स्किन पिंचिंग नॉर्मल होगी। सम में देर इज़ स्लो गोइंग बैक, एंड सिवियर में देर इज़ वेरी स्लो गोइंग बैक। और टाइमिंग क्या आप उसके कहोगे? वैसे तो आपको आइडिया वैसे ही हो जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड्स से ज़्यादा या इक्वल कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो दैट इज़ वेरी स्लोली, और 1 सेकेंड जो है दैट इज़ स्लोली, और फ़ौरन जो है वो नो। थर्स्ट जो है अगर आप नॉर्मल होगी। सम के अंदर ईगर होगा ड्रिंक करने के लिए, यानी कि ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होगा, जिस तरह प्यासा बच्चा होता है, ईगर टू ड्रिंक। एंड सिवियर में पोरली ड्रिंक कर रहा होगा, जब आप उसको ऑफर करोगे पानी तो वो नहीं पिएगा। ठीक है। अब ये इसकी बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देंगे। इफ़ देर इज़ नो डिहाइड्रेशन, और एक्यूट डायरिया तो है ना इसको, वो तो हम पहले पूछ चुके हैं हिस्ट्री के ऊपर कि डायरिया है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी देख चुके हैं हम, उसकी कंसिस्टेंसी देख चुके हैं, स्टूल की ड्यूरेशन देख चुके हैं। तो अगर सिर्फ डायरिया है और कोई भी साइन आपको नहीं मिले तो आप ट्रीटमेंट में प्लान ए यूज़ करोगे। ये प्लान हम डिस्कस करेंगे अभी। सम है तो प्लान बी पे शिफ्ट हो जाओगे, और अगर सीवियर है तो प्लान सी पे। और फिर कुछ टाइम के बाद प्लान ए के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया, बी के, सी के, आप उसको रीअसेस करते रहोगे। रीअसेस करके आप रीक्लासीफाई भी कर सकते हो कि नो है, सम है, आपके सीवियर है, तो रीअसेसमेंट भी करते रहोगे आप। ठीक है। अब इन प्लान्स में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉमन चीज़ क्या है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इसमें कुछ चेंज होता रहेगा। सबसे पहले अब डायरिया, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है या डायरिया अगर हो रहा है
तो क्या चीज़ लॉस हो रही है? क्या क्या लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से? ठीक है, तो आपने उसको वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यस, तो आपने उसको फ्लूइड्स देने हैं जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एक चीज़ ये हर प्लान के अंदर कॉमन होगी। दूसरी चीज़ एजुकेशन है, एजुकेट द मदर। ठीक है, अब वो अकॉर्डिंगली होगा। हर प्लान के अंदर आपने उसको ज़रूर बताना है, ओआरएस देना है उसको, ओआरएस के पैकेट्स देने हैं और ओआरएस देना सिखाना है उसको, बनाना सिखाना है, और उसको बताना है कि फॉलोअप के लिए कब आए वो, या इसका अलग पॉइंट कर लो, उसको बताना है कि अर्जेंटली, एक मिनट मेरे सर की कॉल आ रही है, मैं एक मिनट वेट कर रहे हैं तो कभी। तो हम बात कर रहे थे कि आपने फ्लूइड हेल्थ प्लान के अंदर देना है, एजुकेट करना है मदर को या कोई अगर और पेरेंट है उसका, जो भी केयर टेकर है उसका, और आपने क्या एजुकेट करना है ओआरएस के बारे में, फीडिंग के बारे में। अब फीडिंग के बारे में क्या एजुकेशन होगी? एक तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उसको तो वो कंटिन्यू रखें, ठीक है, वो छुड़वानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको ऐसे खाने देने हैं जिसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, दही हो गया, राइस वाटर हो गया, और डिफरेंट किस्म के होते हैं। और अगर उसको वीनिंग स्टार्ट करवा दिया सॉलिड या सेमी सॉलिड फ्लूइड, तो उसको जो है वो हल्के खाने देने हैं, यानी उसको सीरियल्स देने हैं, दालें देनी हैं, पता ही होगा खिचड़ी वगैरह खिला रहे होते हैं बच्चों को, मैश्ड बनाना देना है, इस तरह की चीज़ें। ये एजुकेशन है। ठीक है, थर्ड पे आएगा फॉलो अप। ठीक है, उसको ये बताना है कि कब आना है उसने और आपने फॉलो अप भी करना है। और इसी में आपने उसको डेंजर साइंस भी बताने हैं। डेंजर साइंस क्या है कि फॉलोअप के लिए वैसे तो हर प्लान में डिफरेंट है ना, कि आप 5 दिन बाद आएँ, 2 हफ्ते बाद आएँ, कितने हफ्ते बाद, कितने टाइम बाद आएँ। और अगर डेंजर साइन प्रेजेंट हैं तो आप फ़ौरन फ़ौरन बच्चे को जो है वो वापस लेकर आएँ हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, घर के अंदर उसका ट्रीटमेंट अब कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि हाँ, फ्लूइड, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ हर प्लान का, ताकि एक ओवरव्यू आपके माइंड में बन जाए। बाकी आगे डिटेल्स तो बहुत सारी आनी है। प्लान ए है, उसमें आपने फ्लूइड जो मेनली यूज़ करना है वो ओआरएस है। ठीक है, और होम ट्रीटमेंट देना है, ओआरएस पकड़ाना है उसको, और एजुकेट करना है, होम ट्रीटमेंट देना है, 5 दिन का फॉलोअप बताना है उसको, और डेंजर साइंस बताने और भेज देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्लान बी। प्लान बी में अब ओआरएस जो है वो आपने उधर ही उसको पिलाना है। ठीक है, ओआरएस आपकी हो गया, उसको रीअसेस करना है। रीअसेस करने के बाद जब वो प्लान ए वाले पे चला जाए ना, यानी वो नो डिहाइड्रेशन पे चला जाए, डायरिया तो है उसको लेकिन डिहाइड्रेशन का लेवल उसका नो हो गया, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली प्लान ए वाले सारे काम करने के बाद होम, घर भेज देना है। सिंपल। ठीक है, ये माइंड मैप बना लो तो आपको सिंपल लगेगा, अदरवाइज जो है ना वो आप इसमें बड़े खपने वाले हो। प्लान सी। अब प्लान सी में हमने क्या देखा था कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसके अंदर बच्चा पानी पी रहा होता है, नहीं पी रहा होता, पुअर ड्रिंकिंग होती है, तो अब उसको ओआरएस तो आप दे नहीं सकते ओरली, क्योंकि वो पिएगा ही नहीं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें या तो आप आईवी फ्लूइड्स यूज़ करोगे, रिंगर लैक्टेट इफ़ अवेलेबल, और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल सलाइन यूज़ करोगे। और ये नहीं कर सकते आप अगर अपनी फैसिलिटी पे या आता नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी, तो फिर आप एनजी ट्यूब के थ्रू उसको फीड करवाओगे। ठीक है, फिर उसको रीअसेस करोगे, जब वो सम डिहाइड्रेशन पे आ जाएगा तो उसको ओआरएस कंटिन्यू करवाओगे, और उसके बाद उसको होम ट्रीटमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आ गया ना आपको इसका? अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट बेस्ड अपॉन। पहले सबसे मैनेजमेंट में आपने क्लासीफाई करना है कि इज इट्स नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। एक्यूट डायरिया है किस चीज़ के साथ? इफ़ देयर इज़ नो डिहाइड्रेशन तो एक्यूट डायरिया में आपने जस्ट जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं, उनको आपने क्या कहोगे, पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ओआरएस चाहिए और बाकी नॉर्मल फीडिंग चाहिए। तो आपने एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या देना है, मदर को बताना है कि उसको
जो फीडिंग अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वो बार बार करवानी है, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम के लिए करवानी है। ठीक है, क्योंकि अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा ऐसा जो उसका कोई खाने पीने से वाटर नहीं आ रहा होगा, ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क से ही आ रहा होगा। उसके बाद आपने उसको 2 पैकेट पकड़ाने हैं ORS के, उसको बताना है कि ये कैसे बनता है, और उसको बताना है कि ये बच्चे को आपने कैसे देना है। छोटे छोटे सिप्स देने हैं बच्चे को। अगर वो वॉमिट कर देता है तो आपने वेट करना है और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद कह लो कि उसको दोबारा पिलाना है। ठीक है, तो ये आप एक ही दफ़ा जो है ना वो थोड़ा देख लो बच्चे को कैसे आप अगर कोई घर में बच्चा है तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब वो खाना नहीं खा रहा होता तो क्या करते हैं, छोटा बहुत बच्चा होगा तो 6 मंथ से ब्रेस्ट फीडिंग पे हो जो, तो उसके उसके साथ क्या चल रहा होता है, जब ऑब्जर्व कर लोगे अब तो फिर ये याद करने में आसानी होगी। अच्छा, उसके बाद अ, ये जो है फूड इनटेक के साथ आपने उसको फूड बताने के कौन कौन से सूप है, जैसे उसमें वाटर होता है, राइस वाटर है, योगर्ट है, लस्सी वगैरह ये। ठीक है, योगर्ट ड्रिंक्स, और क्लीन वाटर भी दे सकते हो, सिंपल वाटर, साफ हो। ठीक है, तो ये करना है आपने। उसके बाद आपने उसको बताना है कि अगर उसको स्टूल आता है तो हर स्टूल के साथ रिप्लेस करना है आपने वाटर को। हर स्टूल ऑलमोस्ट 50 to 100 ml छोटे बच्चों का 2 साल से कम का, और 100 to 200 ml बड़े बच्चों का, इतना लॉस होता है हर स्टूल के साथ। तो ये कैलकुलेट करना है उसने, और जो स्टूल के अंदर लॉस हो रहा है उसको जो है वो उसने एक्स्ट्रा देते रहना है। ठीक है, वो ORS दे चाहे कोई और फ्लूइड दे, वो सारा आप उसको पहले बता चुके हो ना कि किस किस तरह के फ्लूइड दिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। कंटिन्यू फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क दे रही है तो ब्रेस्ट मिल्क ही देगी, फ्रीक्वेंटली देगी, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देगी। अगर वीनिंग स्टार्ट करवा दी है तो नरम गज़ा देगी, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट, सूप के अंदर, मतलब सीरियल सीरियलैक टाइप ये चीज़ें देगी। ठीक है, और अगर वो दे रही है उसको 6 मंथ से कम का बच्चा है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही, किसी मदर कभी नहीं करवा सकती या डेथ हो गई है मदर की, कोई और उसकी कर रहा है, तो फिर क्या करते होते हैं कि काउ मिल्क को डाइल्यूट करके देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर देना आपने उसको, 50% वाटर डालना है उसके अंदर और 50% काउ मिल्क डालना है और उसको पिलाना है इस तरह, डाइल्यूटेड काउ मिल्क। फॉलो अप उसका 5 डेज बाद होगा, और ये वाले डेंजर साइंस हैं, इनमें से कोई भी हो तो आपने फ़ौरन ले आना है। अगर वो पानी पी ही नहीं रहा तो इससे क्या मतलब है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर रहा, पानी भी नहीं पी रहा, इट मीन्स कि देयर इज़ नो डिहाइड्रेशन पे हम उसको ट्रीट कर रहे थे ना, तो अब क्या डेवलप हो गया, सिवियर डिहाइड्रेशन। अगर वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है और ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देता है, सिकर होता जा रहा है, तबीयत उसकी और सही होने के बजाय ख़राब होती जा रही है इस ट्रीटमेंट के बाद। उसको बुखार हो गया और उतर नहीं रहा, परसिस्टेंट फीवर है, ब्लड इन स्टूल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड आ जाए तो डायसेंट्री होती है, वो अलग है, और ड्रिंकिंग पुअरली ये सेम है। ठीक है, तो ये इस पे आपने रिटर्न करना है। प्लान ए समझ आ गया किसी को, कोई कन्फ्यूजन हो प्लान ए के अंदर? दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं। प्लान ए की अगर हम बात करें तो फ्लूइड में जल्दी से मुझे बताओ क्या देना है इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। प्लान ए की बात करें हम, क्या फ्लूइड दे रहे हो? ORS, ठीक है। प्लान ए में आपने ORS दिया और ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है वो, यानी एज 6 से ज़्यादा है या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे, तो काउ मिल्क डाइल्यूट देना है उसको, और ऐसी गज़ा देनी है जिसके अंदर पानी होता है, योगर्ट मिल्क, राइस वाटर, पुदीना वाटर टाइप चीज़ें। ठीक हो गया। एजुकेशन में क्या किया आपने? फ्लूइड, फूड बेस्ड फ्लूइड, यस बिल्कुल। एजुकेशन में क्या किया है? एक तो ORS बनाना सिखाया है, ठीक है, देना सिखाया है कि कैसे ORS देना है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ये बताया, और कौन कौन से खाने दिए जा सकते हैं सेमी सॉलिड फ्लूइड या सॉलिड फ्लूइड के अंदर, ये आपने उसको बताया। फॉलोअप में क्या बताया? 5 डेज। और डेंजर साइंस क्या बताए हैं कि कोई भी साइन सिक होने का, उसका ज़्यादा सिक होता जा रहा है, ड्रिंकिंग पुअरली, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, फीवर, ठीक है, और देर इज़ ब्लड इन स्टूल। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं प्लान बी के ऊपर। इफ़ देर इज़ सम डिहाइड्रेशन तो आपने कैसे उसको ट्रीट करना है।
अब आपने देना तो उसको ओआरएस ही है, लेकिन अब कैलकुलेटेड ओआरएस देना है। पहले आप बस 2 पैकेट पकड़ा दिए, जितना बच्चा पीता जा रहा है उसको पिलाते जाओ। स्टूल आता है तो 50 to 100 ml दो, 2 साल से कम बच्चे को, और 2 साल से ज़्यादा के बच्चे को 100 to 200 ml दो, जो टेबल था। ठीक है, अब फ्लूइड कैलकुलेट करना है आपने, उतना ही देना है, और वो कैलकुलेट होता है वेट के साथ। अगर वेट बच्चे का पता है तो आप उसको 75 ml से मल्टीप्लाई करो, आपके पास मिलीलीटर्स में फ्लूइड आ जाएगा, वो आपने उसको ओआरएस में देना है। अगर आपके पास उसका वेट नहीं है, फिर आप एज यूज़ करोगे उसकी। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कर सकते हो याद तो ठीक है, वेट तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट का क्या फार्मूला बताया मैंने, 75 ml/kg। उसके वेट को मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ, और उतना आपने उसको देना है। अच्छा, और अगर 6 मंथ से बड़ा बच्चा, और अगर 6 मंथ से छोटा बच्चा, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, और थोड़ा बहुत उसको 100 to 200 ml वाटर आप वो दोगे, दूसरा वाटर ना, सादा पानी दोगे उसे। ठीक है, और प्लान बी में ये हो गया फ्लूइड। अब एजुकेशन और फॉलोअप क्या था, आपने रीअसेस करना था। जब वो पेशेंट सम डिहाइड्रेशन से नो डिहाइड्रेशन पे चला जाए, तो आपने प्लान ए ही कंटिन्यू करना है इसमें। ठीक है, तो प्लान ए में क्या था, आप प्लान बी में क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्रीट सम डिहाइड्रेशन विद ओआरएस। कैसे कैलकुलेट करना है, 4 घंटे में उसको ये फ्लूइड देने हैं 75 ml/kg। और अगर आपके पास वेट नहीं है, फिर आप एज से दोगे उसको। याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला टेबल, अगर कर सकते हो तो कर लेना। शो द फिर बाकी तो उसी तरह होगा ना। मदर को आपने एजुकेट करना है कि कैसे उसने ओआरएस देना है, ठीक है, कैसे फीडिंग करवानी है, कब वापस आना है, 2 पैकेट्स उसको पकड़ा देने हैं, और वो वाला सारा जो है वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसमें एडिशनल क्या हुआ, सिर्फ ये वाला तो सारा कुछ आपने करना है, लेकिन इससे पहले आपने प्लान बी के अंदर ओ ओ यस। ओआरएस देना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है 75 ml/kg। माइक किसका ओपन है, ओके। ORS 75 ml/kg। उसकी एज के लिहाज से 6 मंथ से छोटा बच्चा तो ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, साथ 100 to 200 ml वाटर देना है। 4 घंटे में ये देना है, जितना भी कैलकुलेट करोगे आप। 4 घंटे बाद रीअसेस करना है, अगर हो गया है ठीक उसका प्लान, ये डिहाइड्रेशन, ठीक है, वो वाले साइंस ख़त्म हो गए हैं, तो आपने इस पे शिफ्ट कर जाना है। फिर ये वाली सारी उसको ORS बनाना सिखाओगे, फीडिंग के तरीके बताओगे, फॉलो अप 5 दिन बाद बताओगे, डेंजर साइंस बताओगे, क्या चाहना, फ़ौरन फ़ौरन उसने कब वापस आना है। और ठीक है, सिंपल है ना। चलो, अब चलते हैं सी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लान सी के अंदर आपने किन बच्चों पे लगाना है, जिनको आपने सीवियर डिहाइड्रेशन क्लासीफाई किया था। आईवी फ्लूइड से स्टार्ट होगी बात। अगर वो नहीं लगा सकते तो एनजी ट्यूब या ओरल फीडिंग करोगे, अगर आईवी लगा सकते तो आईवी लगाओगे। आईवी में आपने क्या करना है, 4 घंटे पहले 100 ml देना है उनको। ठीक है, 100 ml आपने देना है फ़ौरन फ़ौरन, उसी वक्त ड्रिप लगा के उसको। अब ये टेबल है, एज वाइज डिफरेंस आ रहा है। 1 साल से कम बच्चा तो 100 ml आपने 6 घंटों में पूरा करना है, और 1 साल से बड़ा बच्चा तो 100 ml आपने 3 घंटों में पूरा करना है, 6 घंटे और 3 घंटे। ठीक है, अब कितना दोगे, फर्स्ट पोर्शन है जो 1 आवर का या 30 मिनट्स का एज वाइज, उसके अंदर आपने 30 ml/kg लगाना है, और उसके बाद 70 ml/kg लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये इसकी MCQs भी आते हैं इसके अंदर से। इसको आपने हर तरह से याद करना है, कि अगर इन्फेंट है 1 ईयर का, 1 ईयर से कम का, तो उसको आपने वो पूछेगा कि 70 ml/kg किस टाइम में देने हैं, तो सेकंड सेगमेंट में 5 आवर्स में देना है आपने। ठीक है, या टोटल फ्लूइड भी पूछ सकता है, तो टोटल फ्लूइड कितना दे रहे हैं हम अंडर 1 ईयर को, टोटल फ्लूइड कितना दे रहे हैं हम आईवी। कोई आंसर करेगा इसका। ठीक है, अब इसमें कोई ये ट्रिक क्वेश्चन है,
टोटल फ्लूइड आप जो है इन्फेंट को भी उतना ही दे रहे हो और चिल्ड्रन को जितनी एज है, एज वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, टाइमिंग डिफरेंट है कि जल्दी जल्दी देना है अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 1 साल से, और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देना है अगर इन्फेंट है 1 ईयर से कम है। टोटल 100 ml/kg ही बनेगा। तो यहाँ पे भी आपको वेट रिक्वायर्ड है पर केजी, वेट हर जगह रिक्वायर्ड है इनके अंदर, डायरिया के अंदर। अच्छा, उधर आप 4 आवर्स के बाद लगाते रहते थे, 4 आवर्स के बाद पिलाते रहते थे, 4 आवर्स के बाद ये असेस कर रहे थे, और यहाँ पे अब आप हर घंटे के बाद या हर 2 घंटे के बाद उसको जो है असेस करोगे। सिवियर डिहाइड्रेशन है ना, सिवियरिटी बढ़ गई है यहाँ पे। ठीक है, जब बच्चा पीना शुरू कर दे, बाय ओरल लेना शुरू कर दे, वो ड्रिंकिंग करना शुरू कर दे, तो फिर आप क्या क्लासिफिकेशन हो जाएगी उसकी? सिवियर थी ना अभी। अगर थोड़ा बहुत पानी पीना शुरू कर देता है सही तरीके से, तो वो किस पे चला जाएगा? सम डिहाइड्रेशन पे, राइट। तो फिर आप वो कंटिन्यू करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसने जिस तरह बना के लिखा हुआ है ये। रीअसेस एन इन्फेंट आफ्टर 3 आवर्स एंड अ चाइल्ड आफ्टर 6 आवर्स। ऑब्वियसली जब उनका वो आईवी फ्लूइड पूरा हो जाएगा तो आपने रीअसेस करना है, अगेन क्लासीफाई करना है डिहाइड्रेशन को, और अप्रोप्रिएट प्लान पे चले जाना है। ये तो था कि अगर आपको आईवी लगाना आता है और आपके पास ड्रिप्स अवेलेबल हैं और सारी फैसिलिटी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, या तो उसको रेफ़र कर दो, अगर करीब है विद इन 30 मिनट्स के रेडियस के अंदर वो है हॉस्पिटल है कोई ऐसा जहाँ पे वो आईवी लगवा सकता है, तो उसको ओआरएस दो और वहाँ पे भेज दो। ठीक है, मदर को कहना है इसको थोड़े थोड़े जो है वो ओआरएस पिलाते रहना है एम्बुलेंस के अंदर, और उसको वहाँ भेज देना आपने। अगर नियर बाय नहीं है विद इन 30 मिनट्स कोई, तो आपने फिर एनजी ट्यूब डालनी है, और अगर आपको वो भी नहीं आती, आप इतने वो थके हुए, फिर आपने ओरली देना। ठीक है, या आपके पास है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है एनजी ट्यूब की, या फैसिलिटी नहीं है, जो भी। ठीक है, और एनजी ट्यूब डाल के आप कैसे करते हो? ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, आईवी वाले डोजेस ये करनी है आपने। एनजी वाली इतना नहीं पूछता, वो पूछता ही नहीं है बल्कि। अच्छा, इसमें आपने ओ एनजी के अंदर आप क्या डालोगे? ओआरएस सोल्यूशन ही डालोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाइवा में कि ओआरएस आईवी लगाया जा सकता है? क्या आंसर बनेगा इसका? पहले पढ़ चुके होगे कम्युनिटी मेडिसिन में वैसे ओआरएस और इसकी सारी बातें। व्हाई नॉट? नहीं लगाया जा सकता ऑब्वियसली। उसमें कौन सा पानी आप डालते हो? सिंपल प्लेन वाटर उसके अंदर मिक्स करते हो, या बॉइल्ड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जबकि आईवी फ्लूइड्स के अंदर अच्छा खासा फिल्टर्ड और डिस्टिल्ड वाटर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत बच गया उसका वो भी चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने कितना देना है? 20 ml/kg/आवर के लिहाज से देना है आपने 6 घंटे बाद। 6 घंटे तक हर 1 से 2 घंटे बाद रीअसेस करते रहना है, सेम जिस तरह पहले आप कर रहे थे। 3 घंटे बाद इम्प्रूव नहीं कर रहा तो आप उसको फिर आईवी थेरेपी के लिए नियरेस्ट फैसिलिटी पे भेज दोगे, और अगर इम्प्रूव कर रहा है तो आप 6 घंटे लगाओगे एनजी ट्यूब के, और फिर उसको रीअसेस करके रिक्लासीफाई करोगे प्लान ए बी सी में, और फिर उसी तरह करोगे। ठीक हो गया। और अगर आपको एनजी भी नहीं डालनी आती तो फिर आपने क्या करना है? फिर तो रेफर ही करोगे ना, आप आईवी लगा सकते हो ना एनजी डालनी आती है, और ओरली वो ले ही नहीं रहा वैसे भी, तो आप उसको रेफ़र करोगे जहाँ मर्जी है, हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा आपको। हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होती है जी सीवियर डिहाइड्रेशन की? हॉस्पिटल में जब वो पहुंच जाएगा, ये ऊपर वाली तो इमरजेंसी मैनेजमेंट थी ना, तो अब हॉस्पिटल में अंदर पूरी मैनेजमेंट होगी। डेफिसिट थेरेपी वो है जो अब तक उसको डिहाइड्रेशन में निकल चुका है उसका वाटर। ठीक है, 3 तरह के हम अब देना पड़ेगा। डी फॉर डेफिसिट थेरेपी कह लो, एम फॉर मेंटेनेंस, और ओ फॉर ऑन गोइंग लॉसेस। ठीक है, डेफिसिट थेरेपी क्या है? जब उसको डायरिया स्टार्ट हुआ था और अब वो हॉस्पिटल के अंदर आया है। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये हॉस्पिटल में पहुंचा हो, इसके दरमियान में उसको डायरिया होता रहा है ना, तो ये लॉस हुआ। ठीक है, ये वो क्या, ये अब देखते हैं मेंटेनेंस कौन सा है। हर टाइम पे बंदे के अंदर से, नॉर्मल पेशेंट के अंदर से भी इनसेंसिबल लॉस हो रहा होता है, और इनसेंसिबल लॉस मींस के ये स्किन के ऊपर से, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर से, और ये इस तरह के जो है वो चल रहे होते हैं लॉसेस वाटर के इवेपोरेशन की वजह से। तो ये हो गया, प्लस यूरिन वगैरह और ये सारा।
ठीक है, ये एक फ्लूइड हो गया। और दूसरा है ऑन गोइंग लॉसेस। अब जो उसको डायरिया हो रहा है, जो स्टूल उसका जा रहा है, वो ऑन गोइंग लॉसेस हैं। ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेट करोगे। अब ये तीनों चीज़ें जब स्टार्ट करवाओगे आप आईवी फ्लूइड, तो ये तीनों चीज़ें दोगे। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जो डेफिसिट था वो तो पूरा हो जाएगा, ऐसा ही है ना, और डायरिया उसका ठीक हो जाएगा होपफुली। तो आप सिर्फ उसको मेंटेनेंस पे कर दोगे। पहले आप डेफिसिट थेरेपी दोगे, डेफिसिट फ्लूइड, पूरा सारी चीज़ें दोगे, ये तीनों मिला के, डेफिसिट फ्लूइड, मेंटेनेंस फ्लूइड, ऑन गोइंग लॉसेस। फिर आप सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस फ्लूइड दोगे, क्योंकि ये तो लॉस हो रहा है, बाकी ठीक हो गया, डेफिसिट पूरा हो चुका है और ऑन गोइंग लॉस हो नहीं रहा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन? अब आपने सिंपल याद क्या करना है कि डेफिसिट कितना कैलकुलेट होता है, ठीक है, और मेंटेनेंस कितना होता है, और ऑन गोइंग कितना होता है। ये इसमें से 250 ये टोटल बनता है मेरे ख्याल से, भी 100 है, देखते हैं इसको। हाँ, डेफिसिट थेरेपी आप देते हो 100 ml/kg। ये आपने सिर्फ पहली दफ़ा ही देनी है जब आप स्टार्ट करवाओगे आईवी फ्लूइड्स। मेंटेनेंस फ्लूइड आपने देना है 100 ml/kg। ये आप पहले भी दोगे, उस वक्त भी लॉस हो रहा है, मेंटेन कर रहे हो आप ऑन गोइंग, जो इनसेंसेबल लॉस एंड यूरिन और वो सारा कुछ है, तो उसको आपने आगे भी मेंटेन करना है, मेंटेनेंस में भी जाएगा ये। और कॉन्टीन्यूस या ऑन गोइंग लॉसेज जो हैं वो हैं जो उसका डायरिया शायरिया हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे आपने उसको ये सारे देने, और फर्स्ट डे के बाद उसका डेफिसिट पूरा हो जाएगा और उसका कॉन्टीन्यूस लॉसेस पूरा हो गया, ठीक हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो वो भी दोगे, तो उसको हम मेंटेनेंस थेरेपी कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, डेफिसिट थेरेपी, और सेकंड क्या था, मेंटेनेंस थेरेपी। अब इसकी और डिटेल में जाएंगे कि सोल्यूशन कौन सा देना है। रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था आईवी में कि रिंगर लैक्टेट इज़ प्रेफरेबल, और अगर वो ना अवेलेबल हो तो नॉर्मल सलाइन दोगे। किस तरह आपने देना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 100 ml/kg आपने देना होता है डेफिसिट। किस तरह दोगे, 12 महीने से कम का है तो ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये वाला है, और 12 महीने से ऊपर का है तो ये वाला है, ये वही टेबल है, यही याद करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, if child is in shock, push 20 ml/kg fluid in 10 to 15 minutes and reassess the patient. Repeat the fluid in 10 to। अब ये इतनी डिटेल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम की नहीं है। आपने बस वो ऊपर वाला टेबल याद करना है, और ये याद करना है कि 100 ml/kg डेफिसिट होता है, 100 ml/kg मेंटेनेंस होती है, और 25 या 50 याद कर लो, 50 ml/kg ऑन गोइंग लॉसेज होते हैं, और कैसे पूरे करने हैं आपने। पहले दिन आपने जो है तीनों चीज़ें पूरी करनी है, उसके बाद आपने सिर्फ मेंटेनेंस पूरी करनी है, और ऑन गोइंग लॉसेज इफ़ प्रेजेंट तो फिर वो पूरे करने हैं। कंकरेंट लॉसेस के लिए ये दे रहे हो आप, बेसिकली ऑन गोइंग लॉसेज ये हैं। मेंटेनेंस के लिए आप 5% डेक्सट्रोज दे रहे हो 100 ml/kg। ठीक है, बात समझ आ गई है, उसी की डिटेल है ये कि कौन सा दे रहे हो। डेफिसिट के लिए रिंगर या नॉर्मल सलाइन यूज़ होगा, कंकरेंट लॉसेस के लिए 5% डेक्सट्रोज हाफ सलाइन यूज़ होगा, और मेंटेनेंस के लिए 5% 1/5 सलाइन यूज़ होगा। इसमें बेसिकली आप कर रहे क्या हो कि सोडियम की कंसनट्रेशन कम करते जा रहे हो। ठीक है, सोडियम इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता बॉडी को कि आप बस इतने ज़्यादा जो है वो ड्रिप पे लगाते ही रहो सेलाइन की। ठीक है, इसलिए पहले हाफ किया आपने उसको, फिर उससे भी कम कर दिया, जबकि ग्लूकोज और फ्लूइड जो है वो आप दे रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट देना चाहो तो ये भी दे सकते हो। पोटाशियम रिप्लेसमेंट है, ठीक है, सोडियम तो है ही जा रहा है उसमें नॉर्मल सलाइन के अंदर, और बाइकार्बोनेट है अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट के लॉस डायरिया के अंदर होते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन एमसीक्यूज में आता है ये, रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो किसी भी पेशेंट को अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, बेस कम होती है बॉडी के अंदर। बेस कौन सी है बॉडी के अंदर, दैट इज ये बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट लो होता है। इस फॉर्मूला से आपको पता लगता है कि कितना बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर लो है। बाइकार्बोनेट डेफिसिट का फार्मूला है ये, और जितना डेफिसिट होगा वो आपको बाहर से पूरा करना है। ठीक है, तो वो ये फार्मूला आ जाता है, ये आपने याद रखना है। इसमें 0.5 कांस्टेंट है, वेट तो बच्चे का होगा, 28 इज द नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट लेवल। ठीक है, नॉर्मल जो लेवल होता है
वो 22 to 28 होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा, और माइनस करंट जो अभी उसका है वो, तो नॉर्मल में से अभी वाला निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कमी है, ऐसा ही है ना, नॉर्मल जितना होना चाहिए था और अब जो है आपके पास उसके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज डेफिसिट, जो कमी है बेस की या बाइकार्बोनेट की, तो वो आपने डालना है बाहर से। ये आगे डिटेल इसने लिखी हुई है, इतनी आपके काम की नहीं है ये। अब क्या है, स्टूल के लॉसेस हैं अगर, तो 1 ml स्टूल आप किस तरह रिप्लेस करोगे, हाफ सेलाइन के साथ 1 ml। अभी कौन कौन उसको करे, 1 ml है कि क्या है। ठीक है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन अगर आपने की है तो नॉर्मल सलाइन 1 ml 1 ml के लिए, ऊपर हाफ सलाइन था या नॉर्मल सलाइन है, इसमें 0.9% होता है ये आइसोटोनिक। और फीवर है अगर, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे फ्लूइड को, हाइपोकलीमिया है तो 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे ऐड कर दोगे, KCl ड्रिप के अंदर ही डाल दोगे, सॉरी पोटाशियम ड्रिप के अंदर डाल दोगे, KCl ओरल दोगे, ठीक है। उसके अलावा न्यू बॉर्न्स हैं अगर, बहुत ही 14 डेज तक बच्चा है, तो उसका डोजेज थोड़ी सी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिफरेंट होगा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेल नरिश चाइल्ड है तो फिर आपने उसको साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी देनी है, उसमें ब्लड भी दे सकते हो उसको, प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हैं कि न्यू बॉर्न हो 14 डेज तक, ठीक है, मेल नरिश्ड हो, या उसको साथ हाइपोकलीमिया भी हो रहा है, और कुछ ये एंटीबायोटिक्स का ऐसा कोई रोल नहीं है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट की आपके साथ बात हो चुकी है कि क्या आपने उसको देना है, ठीक है, फ्लूइड वगैरह, ORS और सारा कुछ। जिंक सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, ये भी आप ये आप हर प्लान के साथ, हर मतलब जो IBNCI है ना उसके अंदर जिंक सप्लीमेंटेशन एज सच प्लान्स के अंदर नहीं है, लेकिन आप हर डायरिया के पेशेंट को जिंक सप्लीमेंट दे सकते हो बच्चे को। ये बेसिकली प्रिवेंट करता है जो पेरी एनल रैश वगैरह बन जाते हैं ना, उसको ठीक करता है, क्योंकि जिंक का रोल होता है इन द एपिथेलियल रीजनरेशन, ठीक है, वो वाला सारा। और अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, डायरिया जो है उसकी ड्यूरेशन को भी कम करता है, ये रिसर्च ने साबित किया, ठीक है। तो आप सप्लीमेंटेशन जिंक की करते रहोगे, डायरिया की ड्यूरेशन को कम करेगा, उसकी रिकरेंस को रोकेगा, और जो स्किन वगैरह के मसले होते हैं उनको ठीक करेगा ये। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, ये हम पता ही है आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवाओगे तो नहीं होगा, गंदा पानी पियोगे तो हो जाएगा, गंदे खाने खिलाओगे बच्चे को, हाथ नहीं धोएंगे, मदर जो है वो साफ नहीं रखेगी अपने उसको, ठीक है, चीज़ें उठा उठा के मुंह में डालता रहेगा तो होगा। इस तरह वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन में आ जाएगी, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसकी कॉलरा की अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको प्रिवेंशन में लिखना है। हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन नॉट एज सच कॉमन, इसके अंदर बेसिकली हाइपरनेट्रीमिक में क्या होगा, उसमें तो सोडियम और वाटर दोनों लॉस हो रहे थे ना, इसके अंदर वाटर लॉस हो रहा होगा, सोडियम बॉडी के अंदर नहीं लॉस हो रहा होगा, तो सोडियम का लेवल हाइपरटोनिक बढ़ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। हमने कल इस्टेब्लिश किया था कि जो वाटर होता है वो हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ मूव करता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो कंपार्टमेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो वाटर जो है वो इसके सेल्स के अंदर से बाहर मूव करेगा, तो बाकी सेल्स को इतना ज़्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। प्रेशर चेंजेस आएंगी, श्रिंकेज होगी, वो सारे मसले होंगे जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, साथ डिहाइड्रेशन हुई भी है, सीजर्स होंगे, हाइपरटोनिसिटी होगी, रिफ्लेक्सेस ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हाइपरनेट्रीमिया के जो सारे सिम्टम्स हैं वो इस पेशेंट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और CNS का प्रॉब्लम होगा, CNS की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इस वजह से ये ज़्यादा मॉर्टल, ज़्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। अब एक्यूट डायरिया की ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज़ रहेगी हमारी, वो है ORS की कॉम्पोजिशन, जो आपको याद करनी है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS है, ठीक है। इसमें आपने
दोनों चीज़ें याद करनी है कि कितनी ऑस्मोलैरिटी दे रहा है कौन सा, और कितना आप उसमें डाल रहे हो। ये आपकी बुक में बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड आप डालोगे 2.6 ग्राम्स, ठीक है। ग्लूकोज डालोगे, पोटाशियम क्लोराइड डालोगे, ट्राई सोडियम सिट्रेट, डाईहाइड्रेट ये डालोगे, ठीक है। ये टोटल वेट बनेगा। टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 है। कोई भी पूछे कि यूनिसेफ और WHO का कौन सा रिकमेंडेड ORS है जो बच्चों को देना है या किसी भी एज को देना है, यूनिसेफ क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा वो करता है, तो वो देना है, तो आपने उसको बताना है रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS। वो कंपोजिशन पूछेगा या ना वो पूछे तो ऑस्मोलैरिटी ज़रूर पूछेगा। आपने उसको बताना है कि 245 इसकी होती है और 290 जो होती है वो नॉर्मल की होती है। फिर वो आपसे पूछेगा फ़ायदा, अच्छा वो दे रहे थे हम, तो रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी देने की क्या ज़रूरत थी उसको। तो रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी देने की ज़रूरत इस वजह से है कि इसमें आप देखो सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन है 75, ये रिड्यूस है इसमें। जो दूसरा स्टैंडर्ड ORS होता है ना, उसके अंदर ये रेज्ड होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, हाइपरनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। ये देख लो आप स्लाइड, ये उसका आंसर है। बाय अ रिडक्शन इन द सोडियम कंसंट्रेशन टू 75 मिलीमोल वगैरह वगैरह, तो ये आप टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 पे चली जाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया के चांसेस कम हो जाएंगे और स्टूल आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये हाइपरनेट्रीमिया स्टैंडर्ड वाले का साइड इफ़ेक्ट है, और डायरिया भी उससे ठीक नहीं होता, सिर्फ वो फ्लूइड को रिप्लेस करता है, डायरिया ठीक नहीं होता उससे, स्टूल आउटपुट इंक्रीज रहती है। तो ये दोनों मसले ख़त्म हो जाएंगे रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी। इसमें एक स्टैंडर्ड भी देख लो, याद नहीं करना आपने ये, ठीक है। प्रोड्यूस्ड वाला याद करना है आपने पीड्स के लिए। तो स्टैंडर्ड जो है वो 290 टू 310 यहाँ तक उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो आप देखो, सोडियम इसमें 90 है और यहाँ पे 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। इसी तरह बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें। तो सोडियम को बेसिकली यहाँ पे कम किया गया है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी कम हुई है। ये IMNCR क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ जनरल आउटलुक देखते हैं, आइज देखते हैं और स्किन टर्गर देखते हैं और ड्रिंकिंग का देखते हैं। बाकी भी चीज़ें होती हैं जिसमें एंटीरियर फॉन्टेनल डिप्रेस देखा हो सकता है, टीयर एब्सेंट होते हैं आइज में, वैसे देख लिया आपने। पल्स डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ती जाएगी, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होती जाएगी। यूरिन आउटपुट जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? डायरिया में कुछ समझना आया हो, क्रोनिक एक्यूट दोनों का? ओके। एंटीबायोटिक आपने कब देनी है? जब ये वाले आपको लग रहे हो कि कॉलरा है, शिगेला है, एमबीबीएस है, जार्डियासिस है। अब इसमें पता है आपको, अमीबा में डायसेंट्री होती है, जार्डियासिस में डायसेंट्री वाटरी डायरिया होता है, शिगेला में डायसेंट्री हो सकती है, कॉलरा के अंदर एक स्पेसिफिक राइस वाटर स्टूल होता है, दूसरा एंडेमिक एरिया के अंदर होता है कि पूरे इलाके के अंदर ही कॉलरा जो है वो फैला होता है, हैज़ा जिसको कहते हैं। तो ये अगर इस तरह की इंडिकेशंस हैं तो फिर आप एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। इसी तरह ब्लड है, अगर स्टूल के अंदर फीवर उतर नहीं रहा है, फिर आप एंटीबायोटिक दोगे। अदरवाइज आपका 5 to 7 डेज के अंदर डायरिया ठीक हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग होता है। आपने जस्ट डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना है, अगर हो गई है तो उसको ट्रीट करना है, इन्फेक्शन को ऐसा आप नहीं कर सकते। अब हम थोड़ी बहुत इसकी कॉजेज़ की डिटेल देख लेते हैं। आपको इसका ना वो नहीं आता यूजली, कॉज नहीं आपने बतानी होती, उन्होंने बस ये एक्यूट डायरिया बताना होता है और उसका ये सारा प्लान ABC लिखना होता है। रेयरली कोई कॉज के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कॉलरा आपको पता है क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं, या वो कॉमा शिफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विब्रियो कॉलरा, ये पता है आपको। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन आएगा, एंडेमिक एरिया के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। एंडेमिक एरिया मीन्स के काफ़ी सारे बच्चों को इकट्ठे
मसला होगा ये। इसमें बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल होते हैं और उसके अंदर म्यूकस के स्पेक्स होते हैं, तो इस वजह से वो उसको राइस वाटर स्टूल कहते हैं। राइस जैसे, ठीक है, तो राइस वाटर स्टूल ये होता है। और यही दो चीज़ें इसमें हैं। एंटीबायोटिक इसकी आपने याद कर लेनी है कि टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर आपने देनी है। डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, एंडेमिक एरिया के अंदर होता है। एंडेमिक एरिया की बात हो चुकी है हमारे पास। बाकी इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा होता है ना, बिल्कुल हर वक्त चल रहा होता है डायरिया। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस जो है वो विब्रो कॉलरा की आइसोलेशन है फ्रॉम स्टूल। स्टूल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको क्या मिलेगा? करेक्टरिस्टिकली मोटाइल विब्रियो कॉलरा का ऑर्गेनिज्म है, जो इसको वो कभी कभी ग्राम नेगेटिव डाइप्लोकोक्साई भी कह देता है क्वेश्चन के अंदर, या ये उसको कहता है। ठीक है, स्टूल कल्चर से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनेगा? एवरी अदर कॉज जो कॉमन है डायरिया की, वो इसका डिफरेंशियल बनेगी। मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल इज रोटावायरस एंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज इज ई कोलाई, तो वो आपके पास आ जाएगा। ई कोलाई की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, वो कुछ जो हैं डाइसेंट्री करवाती हैं, कुछ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवाती हैं, और कुछ ये वाटरी डायरिया करवाती हैं, कुछ फूड पॉइजनिंग भी करवाती हैं। तो वो अलग अलग देखेंगे हम उनको। मैनेजमेंट क्या है? अब यहाँ पे आपको अलग से मैनेजमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूट डायरिया की क्या मैनेजमेंट होती है? ओआरएस, इंट्रावीनस डिहाइड्रेशन, एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा याद करोगे आप, बाकी सारा एक्यूट डायरिया को ट्रीट करोगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट आप लिखोगे। तो विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड, इसमें है एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, इनके सिर्फ नेम करने हैं आपने। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ठीक है। जिंक सप्लीमेंटेशन हम पहले ही प्लान में पढ़ चुके हैं एक्यूट डायरिया के, तो वो भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें आपने एडिशनल क्या याद करना है कि क्वेश्चन में, मतलब क्या कॉलरा के साथ एडिशनल पॉइंट क्या होंगे एक्यूट डायरिया के साथ, और ये होगा इसके अंदर वॉमिटिंग भी हो सकती है उसको, और एब्डोमिनल पेन तो हो गई, डायरिया के साथ अक्सर ही होता है वो। लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, और पेन, और इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिगेला है। अब शिगेला जो है वो जो बैसिलरी डाइसेंट्री, एक होती है अमीबिक डाइसेंट्री जो वो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो करवाता है, और दूसरी जो होती है वो शिगेलोसिस होता है, बैसिलरी डाइसेंट्री। ठीक है, तो ये जो है इसमें अब क्या एडिशनल होगा? डायरिया नहीं होगा इसके अंदर, डाइसेंट्री होगी, ब्लड इन द स्टूल होगा, और साथ हाई ग्रेड फीवर भी होगा, जो कि बता रहा है कि देर इज़ सम बैक्टीरियल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। इसमें आपने सिर्फ शिगेला करना है, वे इतनी इसकी स्ट्रेन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होगी? वही क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, ठीक है। टेनिस्मस, टेनिस्मस में होता है बार बार जो है ना वो जाने की स्टूल की अर्ज जो होती है, ठीक है, और जब वो कर लेता है उसके बाद भी उसकी वो अर्ज ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इनकम्प्लीट एम्पटिंग की जो है वो फीलिंग जो होती है, दैट इज टेनिस्मस। तो मलेज है, टेंडरनेस है, टेम्परेचर हाई ग्रेड होगा इसके अंदर, उसमें लो ग्रेड था थोड़ा। वॉमिटिंग हो सकती है, वाटरी म्यूकॉइड डायरिया हो सकता है, उसके अंदर ब्लड होगा, सिम्टम्स एक वीक तक जो है वो लास्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन उसी तरह होगी, स्टूल एग्जामिनेशन है, सीबीसी के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस होगा, और ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव होगा, स्टूल कल्चर भी पॉजिटिव होगा, और कन्फर्मेशन जो होती है वो स्टूल कल्चर के साथ होती है। कॉम्प्लिकेशन जो एक्यूट डायरिया की कॉम्प्लिकेशन पड़ी थी वही है सारी, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, शॉक, रीनल फेलियर, और रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम अनलाइकली है कि ये शिगेला करवा रहा हो, ये यूजली करवाता है जो ओ 157H7 स्ट्रेन जो इकोलाई की है वो करवाती है। तो इधर अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी, उसकी कॉमन है। डिफरेंशियल वही बनेंगे, ठीक है। जो डिसेंट्री के कॉजेज हैं, जो भी ब्लडी डायरिया के कॉजेज हैं, वो सारे इसके उसमें लिखे हुए हैं। एक ही दफ़ा याद कर लो, वो साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, कंफाइलोबैक्टर और अमीबा, ठीक है।
ये जो है वो मोस्टली इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं इसके, साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, कैम्फाइलोबैक्टर, इकोलाई और अमीबा। ठीक है, बाकी कुछ इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ भी होते हैं ब्लडी उसके स्टूल्स के, तो वो आईबीडी और इंटरसेप्शन, ये आपको पता ही है। मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस होता है कुछ में, और तो उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है स्टूल्स। मैनेजमेंट अब देखो, ओआरएस, जिंक सप्लीमेंटेशन, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक की डिटेल बता दी उसने कौन सी है, और विटामिन ए जो होता है ये इसमें एडिशनल है। तो एडिशनल बातें याद करो, बाकी सारी वही वाले डाल देना। एंटीबायोटिक कौन सी दे सकते हो आप? सेफ्ट्राइक्सोन। दो दो एक भी याद कर लो ना अगर एक ऑर्गेनिज्म की, तो काफ़ी है। और थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन यूज़ की जा सकती हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली है वो लाजमी आपने याद रखनी है। यूजुअली जो इसने फर्स्ट पे लिखी हुई है वो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है। प्रिवेंशन पता ही है कैसे होती है, कुछ नहीं, परसिस्टेंट डायरिया नहीं करना आपने। अमीबियासिस बाकी ये मेडिसिन में कवर होगा आपका। टाइफाइड यहाँ पे कवर होगा, वो हम डायरिया के साथ नहीं है, ये वो अलग है। तो ठीक है, डायरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगी हो, कोई समझ ना आया हो कुछ? कल हम रेस्पिरेटरी डिजीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल में होपफुली कवर कर लेंगे उसको। कल क्लास का टाइम चेंज भी कर सकते हैं हम अगर आप लोगों को कोई मसला है। ठीक है, पिछले 2-3 दिन ऑफ रहा है तो वो हम पूरा करेंगे फिर संडे को।